नमस्कार साथियों, GLCIS में स्वागत अभिनंदन आप लोगों का। और हम लोग पढ़ रहे थे सामान्य प्रबंधन मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था लेखांकन और उसकी बेसिक अवधारणा, परिभाषा, उसके उपयोगिता के बारे में। आज अपन देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है पीईबी हम लोगों से इस टॉपिक से पूछता है। अब ये प्रश्न देखने के बाद संभवतः थोड़ा ऐसा लग सकता है कि ये किस दुनिया का ज्ञान है, लेकिन वास्तविकता में क्या है कि अगर आप पीईबी के 2017-18 के पेपर देखेंगे तो उनमें आपको सेम प्रकृति के प्रश्न मिलेंगे और अपन उनको देखेंगे भी सही, उनको सोल्व करने का तरीका। वन रक्षक रोड जेल प्रेरी 2022-23 के लिए मात्र 299 रुपये में कोर्स आपको GLCIS MPPSC ऐप पर मिल जाएगा। और मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 के लिए पटवारी के नए पैटर्न पर आधारित नोट्स, जैसे आपके 8 सब्जेक्ट हैं 2 पार्ट में, वैसे ही टेस्ट सीरीज जिसमें आपको पार्ट जो आपका टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट है वो और फुल लेंथ टेस्ट दोनों, विशेष वीडियो लेक्चर जैसे आपका प्रबंधन हो गया, आपका साइंस हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, तो उनकी ऑब्जेक्टिव सीरीज भी आपको यहाँ पे प्राप्त होगी। इस कोर्स की प्राइस जो है मात्र 251 रुपये है। अभी तक आपने परचेज नहीं किया तो GLCIS MPPSC ऐप डाउनलोड करना है और पढ़ना है। कल मेरा जो वीडियो रहेगा वो एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक मैंने डिसाइड किया है कि प्रबंधन जो है उसका सिलेबस क्या है, उससे सिलेबस के मुख्य टॉपिक कौन से हैं, उन पे एक ओवरव्यू चर्चा मैं आप लोगों से करूंगा ताकि आप इस सब्जेक्ट को और अच्छे से समझ पाएं। पहला क्वेश्चन अपन देखने, पूंजी संरचना जो कैपिटलाइजेशन है का निर्धारक कौन सा तत्व होता है। मतलब जो पूंजी बनानी होती है तो उसको डिटर्मिनेट करने के लिए, उसको डिसाइड करने के लिए कौन सा एलिमेंट इनमें से जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला सरकारी नीति, नियंत्रण, कर, निवेशकों की आवश्यकता। अगर अब इसमें देखा जाए पूंजी संरचना जो है, वैसे तो सामान्य रूप से देखें तो निवेशकों की आवश्यकता ये भी ठीक है, कर ये भी ठीक है, नियंत्रण ये भी ठीक है, लेकिन अगर चारों में से कोई एक विकल्प चुनना हो तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो सबसे बड़ा निर्धारक तत्व साबित होता है यहाँ पे। इसलिए पूंजी संरचना का निर्धारक जो क्या हो गया, सरकारी नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी बजटिंग का महत्व मुख्य रूप से इसके कारण उत्पन्न होता है। मतलब आपको कैपिटल बजटिंग जो है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों है उसके बारे में बताना है। ठीक है, निवेश निर्णय की पेचीदगियाँ, मतलब निवेश निर्णय की पेचीदगियाँ मतलब क्या हो गया, जब आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको लेके जो डिसीजंस हैं उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स आनी है तो वो अगर आप पहले से ध्यान रखेंगे तो आपको पूंजी बजटिंग की आवश्यकता होगी। तो ए तथ्य सही है। प्रकृति में अपरिवर्तनीय है। पूंजी बजटिंग क्या है कि अगर आपने कोई काम किया और उसका एक प्री डिसाइडेड अगर खर्च है तो निश्चित रूप से क्या होगा कि उसका जो नेचर है वो इस तरह का रहेगा। बड़ा निवेश, क्योंकि जब आप किसी विभाग में, किसी संस्था में, किसी संगठन में कोई भी काम करते हैं तो वहाँ इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि थोड़े से रुपए आप जेब से निकाल के उस काम को कंप्लीट कर लें। इसलिए पूंजी बजटिंग जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस हिसाब से जो तीनों फैक्ट दिए गए हैं वो तीनों सही हैं। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऊपर के सभी। यहाँ आने वाले छोटे छोटे जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं उनको भी आपको देखना है ताकि उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। कैपिटल बजटिंग की पारंपरिक विधि कौन सी है। अब ये क्वेश्चन जो है इसका डिटेल में टॉपिक आप आगे मेरे साथ पढ़ेंगे। लेखा विधि निश्चित रूप से होती है, भुगतान विधि बिल्कुल से होती है, भुगतान वापसी विधि ये भी मौजूद होती है। तो उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। लाभ का अधिकतमकरण है, क्या है लाभ का अधिकतमकरण? यह आर्थिक दक्षता का सूचक है। जैसे मतलब लाभ जो है, प्रॉफिट हुआ किसी फर्म में तो ये उसकी आर्थिक दक्षता को दिखाएगा कि हाँ उसकी इकोनॉमिक इफिशियंसी है, उसको वो सिंबोलिटिक रूप से प्रेजेंट कर रहा है। व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य, कोई भी व्यवसाय हो, संगठन हो, लाभ उद्देश्य उसमें होता ही है। ठीक है, और व्यवसाय का तो जो प्राइमरी जो मेजर ऑब्जेक्ट रहता है वो यही रहता है कि लाभ कमाना। व्यावसायिक निर्णय की सफलता का मापन, आप व्यावसायिक निर्णय जो है उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे। अगर आप फाइनेंशियली प्रॉफिट में हैं फाइनली तो डेफिनेटली आप लोग सक्सेस हैं। तो यहाँ पे ये लाभ अधिकतमकरण जो है उसको देखने के लिए तीनों ही फैक्टर इससे रिलेटेड है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीघ्र भुगतान के लिए अनुमत छूट को क्या कहा जाता है। अब यहाँ देखिएगा आप, शीघ्र भुगतान के लिए अनुमत छूट, जैसे रिबेट छूट। रिबेट छूट क्या होती है, एक प्रकार से किसी विशेष प्रकार के कैंडिडेट को दिए जाने वाली छूट। जैसे क्या हो गया, हमने कहा कि भाई हमारे कोचिंग संस्थान में जो विद्यार्थी अमुक अमुक वर्ग से आते हैं उनके लिए विशेष रूप से छूट दी जाएगी, ये कहलाएगी रिबेट। व्यापारिक छूट क्या हो गया कि भाई अगर आप हमसे होलसेल में पटवारी के कोर्स 2000 ले लेते तो हम आपको ये कॉस्टिंग कर देंगे।
ठीक है। गुणवत्ता छूट, क्वालिटेटिव जो आपको डिस्काउंट मिलता है या क्वालिटी डिस्काउंट जो मिलता है, वो कि चूंकि आपका जो माल है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है या उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन है, इस कारण से आपने उसको डिस्काउंट किया, या आप ऑफ सीजन में उसको सेल कर रहे हैं। जैसे कूलर जो हैं सर्दी के दिनों में खरीदेंगे तो प्राइस सस्ता रहेगा, डिस्काउंट रहेगा, एसी रहेगा, डिस्काउंट रहेगा। नगद छूट मतलब क्या, कैश डिस्काउंट, शीघ्र भुगतान के लिए अनुमत छूट, जैसे क्या हुआ कि आप आज ही कर देते हैं तो हम आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट देंगे। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नगद छूट। और ऐसे प्रश्नों को आप एक एक ऑप्शन पे अगर आपको क्लियरिटी है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देते हैं, बही खाते का उद्देश्य होता है। बही खाता मतलब जिन्होंने अभी तक बनिया कार्य नहीं किया है वो समझ ले, लिखा पढ़ी, जैसे अपन घर खर्च लिखते हैं कि भाई इतने रुपए आए, 10,000 दिए, इसमें मेरे से यहाँ खर्च हुआ, यहाँ खर्च हुआ, आवक जावक आपकी। तो बही खाते का उद्देश्य होता है लेन देन का वर्गीकरण, बिल्कुल उसमें ये किया जाता है कि आपने लिया है या दिया है। लेन देनों का समूहीकरण, अब आपने समूहीकरण कर दिया कि भाई मैंने जो कपड़े हैं उन पे इतना खर्च किया है, किताबों पे इतना खर्च किया है, ट्यूशन पे इतना खर्च किया है, तो समूहीकरण। प्रत्येक खाते में शेष ज्ञात करना कि आपने जिस चीज़ के लिए जो बजट रखा था, जैसे मान लो राजस्व विभाग है, उसमें बजट आया अमृत सरोवर तालाब निर्माण योजना के तहत कि भाई आपका जो पंचायत क्षेत्र है उसमें 10 लाख के तालाब बनेंगे, तो वहाँ पे आपके मद तय रहते हैं। मद मतलब क्या, कोठा तय रहता है कि मजदूरी के क्षेत्र में इतना जाएगा, ठीक है, टेक्निकल इक्विपमेंट जो आएंगे उसमें इस क्षेत्र में इतना जाएगा। तो प्रत्येक खाते में शेष कहते कि भाई इसमें से इतना मद दिया तो कितना खर्च हुआ और कितना बचा। तो बही खाते के ये सारे उद्देश्य हैं। अगला, बैलेंस शीट व्यक्त करती है, मतलब कोई भी बैलेंस शीट होती है लेखांकन में, वो क्या व्यक्त करती है, व्यवसाय की रोकड़ की स्थिति, ये बिल्कुल नहीं। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, बैलेंस शीट जो है फाइनल हिसाब किताब नहीं है। बैलेंस शीट ये दिखाती है कि पैसा कहाँ आया, कहाँ गया, कितना लाभ है, कितना हानि है, बैलेंस शीट से ये पता चलता है। तो बैलेंस शीट किसी भी व्यवसाय की, किसी भी संगठन की वित्तीय स्थिति को एक्सप्लेन करती है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है उसको एक्सप्लेन करती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अनुबंध अधिनियम कब लागू किया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया, तो 1 सितंबर 1872 को, ये भी पीईबी में पूछा गया ही प्रश्न है। उत्तरदायित्व लेखांकन किसका हिस्सा है, उत्तरदायित्व लेखांकन जो है वो प्रबंधन लेखांकन का हिस्सा है। उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी के साथ आपको अकाउंटिंग करनी है, ठीक है, तो ये प्रबंधन लेखांकन का हिस्सा है। इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उत्तरदायित्व लेखांकन वह पद्धति है जिसके अंतर्गत उत्तरदायित्व के सभी स्तर पर लागतें संकलित व सूचित की जाती है, ताकि प्रबंधक द्वारा सभी स्तर पर क्रियाओं तथा लागतों के नियंत्रण हेतु लेखांकन लागत समंकों का प्रयोग किया जा सके। मतलब इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि उत्तरदायित्व लेखांकन है, इसका प्रयोग जो मुख्य रूप से किसमें किया जाता है, तो प्रबंधन में। उत्तरदायित्व लेखांकन में निम्न में से कौन सा केंद्र स्थापित नहीं होता, मतलब किसको लेके सेंट्रलाइज नहीं होता, विनियोग केंद्र, मतलब आपको री इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, आपको अलग से कैपिटलाइजेशन करना है, विनियोग से संबंधित बातें, तो ये तो उत्तरदायित्व लेखांकन में होगा कि आपने कोई प्रबंधन का आप कर रहे हैं और आपने अकाउंटिंग की है, तो कहीं ना कहीं आपको आएगा कि कहाँ मद बढ़ाना है, कहाँ घटाना है, तो ये विनियोग से संबंधित। लाभ केंद्र कि आपके द्वारा जो उद्देश्य, जो लाभ का तय किया गया वो प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। व्यय एक्सपेंडिचर जो सेंटर है वहां पे भी इसका संबंध इससे रहेगा कि कितना हुआ नहीं हुआ। बिक्री केंद्र, तो उत्तरदायित्व लेखांकन में बिक्री से कोई लेना देना नहीं, ये सेल्स का काम हो जाएगा, ये अलग चीज चली जाएगी। बैंकिंग कंपनी अधिनियम भारत में कब लागू किया गया, ठीक है, तो बैंकिंग कंपनी अधिनियम भारत में आया सन 1949 में। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 भारत में एक कानून है जो भारत में सभी बैंकिंग फर्मों को नियमित करता है, कंट्रोल करता है। इसे बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के रूप में पारित किया गया था। ये 16 मार्च 1949 से लागू हुआ। 1 मार्च 1966 से बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 में बदल गया, मतलब 1966 में फिर इसका नामकरण होकर ये हो गया। बाकी शुरुआत में आया कब था, 1949 में। निम्नलिखित में से कौन सा बजटरी नियंत्रण का लाभ नहीं है, मतलब बजट कंट्रोल जो रहता है उसका कौन सा लाभ प्रॉफिट नहीं है। समन्वय में सहायक, अगर आप सीधी सी बात है, अगर बजट कंट्रोल जो है रहेगा तो कोऑर्डिनेशन में रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल सही है। बाजार का विभक्तिकरण में सहायक, बाजार का विभक्तिकरण क्या हो गया कि मार्केट में हलचल पैदा करना। तो बजट नियंत्रण का मतलब बाजार विभक्तिकरण से नहीं, ये मार्केटिंग स्किल से संबंधित है। नियोजन में सुधार, बजट कंट्रोल से आप नियोजन में सुधार कर सकते हैं, आपकी प्लानिंग है उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, चीजें बढ़ा घटा सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, बाजार विभक्तिकरण जो है वो एक गलत विकल्प है। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, कार्यशील पूंजी का मतलब सीधा सा ध्यान में रखना, चालू संपत्तियां
चालू दायित्व, मतलब वर्तमान में करंट में जो आपकी संपत्तियां हैं और करंट में जो आपके दायित्व हैं, ये कार्यशील पूंजी का हिस्सा होती है। कार्यशील पूंजी फर्म के पास उपलब्ध वह राशि होती है जिसका इस्तेमाल वर्तमान दायित्व जो 1 वर्ष से कम समय में बकाया है को पूरा करने और परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी। पुस्त पालन की दोहरी लेखा प्रणाली आय व व्यय का आविष्कार किसने किया? ये भी पीईबी में पूछा गया प्रश्न है प्रबंधन के तहत, लुकास पेसियोली। ये जो लियोनार्डो दा विंची है, जो मोनालिसा जिन्होंने चित्र बनाया था, उनके सहयोगी थे, विद्वान थे, और इन्हें आधुनिक लेखांकन जो है उसका प्रारंभिक जनक भी माना जाता है, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली आय व्यय का जो लेखा प्रणाली है उसका विज्ञान सम्मत स्वरूप जो है वो इन्होंने प्रस्तुत किया था। ऋण पत्रों के शोधन पर दिए जाने वाला प्रीमियम है, ठीक है, मतलब जो ऋण पत्र होते हैं उसका शोधन जो है उस पर दिया जाने वाला प्रीमियम क्या कहलाएगा? देखो, ऋण जो होता है वो किसी फर्म या व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है, ठीक है, तो ऋण पत्रों के शोधन से जो प्रीमियम वाला सिस्टम है वो किसी व्यक्ति या किसी फर्म पे आएगा। तो ये किससे संबंधित होगा? किसी व्यक्तिगत खाते से ही संबंधित होगा। वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, इससे कोई लेना देना नहीं है। जब मांग का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है तो किस प्रकार के बजट का नियम करते हैं? जैसे क्या हो गया कि आप काम कर रहे हैं और आपको ये पता नहीं कि मार्केट में आपका सेल कितना आएगा, डिमांड क्या रहेगी, मांग क्या रहेगी, कितनी बढ़ सकती है या घट सकती है। तो आप अपने प्लान को ऐसा फ्लेक्सिबल बनाएंगे कि मांग अधिक भी हो तो आप उनकी पूर्ति कर सकते हैं और मांग कम भी हो तो नुकसान न्यूनतम रहे। जैसे भाई आपके घर में कोई कार्यक्रम है, 100 लोगों का खाना बनाना है, संभव है कि 200 लोग भी आ सकते हैं, तो आप इस तरह से तैयारी करते हैं कि अगर 100 से 200 भी हो गए तो अपने पास कच्चा माल रहे और लोगों की संख्या देखते हुए अपन बनाने की स्पीड को थोड़ा बढ़ा लें, ठीक है। तो जब मांग का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल हो तो उस समय आपका बजट लोचदार होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए? लोचदार। निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति नहीं है? मतलब तरल संपत्ति को आप देखिएगा जब आप इनके डिफरेंस को देखेंगे, जैसे विविध देनदार, ठीक है, प्राप्य बिल, रोकड़ हाथ में। तरल संपत्ति मतलब क्या होगा कि इंस्टेंस लिक्विड आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल है पूंजी में, पैसे में, उसको आप सीधी सी बात किस में रखेंगे? तरल संपत्ति में। तो विविध देनदार है, ये पैसा आपके पास इंस्टेंट कभी भी आ सकता है। प्राप्य बिल, जो बिल आपको आने हैं, पैसा आना है। रोकड़, आपके पास अकाउंट में इतना पैसा है वो। स्टॉक का मतलब क्या हो गया? स्टॉक आप जब आपके पास बाजार में भाव होगा तब आप उसका क्लियरेंस करेंगे, वो चीज़ें उस पर निर्भर करेंगी, तो ये तरल संपत्ति में नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। निश्चित रूप से लेखांकन के प्रश्नों को आप समझे होंगे। मध्य प्रदेश पटवारी 2022-2023 परीक्षा के लिए 251 रुपये में मात्र कोर्स है, जिसमें आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज और सामान्य प्रबंधन के साथ साथ विज्ञान, करंट व कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव वीडियो भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो नोट्स हैं आप बिल्कुल देखकर खरीदें, अच्छे से उसका जांच पड़ताल करें। ये केवल ई नोट्स हैं जिसको आप मोबाइल में ही एक्सेस कर सकते हैं, बाद में चिंतित ना होवे कि हम प्रिंट निकाल लें, ऐसा संभव नहीं है इनमें। टेस्ट सीरीज भी टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट सीरीज है, 250 प्लस टेस्ट लगभग हो चुके हैं उसमें। फुल लेंथ टेस्ट भी उसमें बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएंगे और वीडियो लेक्चर तो आप लोग प्राप्त कर ही रहे हैं। धन्यवाद।